तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। हम बात करने वाले हैं UPSC 2026 टू 27 सॉरी। जैसे कि आप सभी को पता है कि UPSC एग्ज़ाम जो है वो 3 चरणों में पूरा होता है। पहला है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस और तीसरा है इंटरव्यू। तो जो पहला पेपर है जिसे हम लोग प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, इसमें पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 आपका 200 मार्क्स का होता है और पेपर 2 जो है आपका ये भी 200 मार्क्स का होता है। इसमें जो बात करें कट ऑफ की, तो सबसे सेफ जोन है 50+ क्वेश्चन। 50+ क्वेश्चन मतलब 100 अगर आप मार्क्स ले आते हैं, और कुछ पहले का ट्रेंड जो मैं देखूं तो वो तो आप अगर 45+ कर लेते हैं क्वेश्चन तो भी पर्याप्त है। 45+ नेट सही ना, कहने का मतलब है कि आपका माइनस मार्किंग होने के बाद 40+ क्वेश्चन अगर सही होते हैं तो आप प्रीलिम्स क्लियर कर जाएंगे। इसमें क्वालिफाइंग पेपर है, बस आपको पास हो जाना है। तो 67 या 68 आपका नंबर लाना है, जिसमें करीबन 27-28 क्वेश्चन, आपको 27 है बट हम उसको 28 मान के चल रहे हैं कि 28 क्वेश्चन आपको सही करना है। 4-5 सालों से लगातार पैटर्न चेंज हो रहा है। हर बार हर 2 साल में आपको लगेगा कि पैटर्न आपके हिसाब से चलने वाला था और बदल जाएगा। पैटर्न बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज हुआ है। अगर मैं बात करूँ 2021 से, तो पैटर्न वहाँ से काफ़ी चेंज हो चुका है। 2017, 18, 19 लगभग पैटर्न सेम ही रहा, बट 20, 21, 22 यहाँ से बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ है। हाँ, ये ज़रूरी भी है ये चेंजेस, क्योंकि आज AI का ज़माना है। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैं कुछ ज़्यादा बातें आपको नहीं बताने वाला हूँ। आप क्योंकि UPSC की तैयारी करने आए हैं तो ज़रूर कुछ सोच के आए होंगे, पर हाँ, ऐसा आप मत सोचिए बिल्कुल कि यही एग्ज़ाम है, इससे पास किए तो ठीक है वरना नहीं तो कुछ नहीं। मैं आपको सीधा सा बात बता दूं, हम ये चैनल इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि कई बार कुछ बच्चे भटके हुए रहते हैं, वो महंगे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और कई बार क्या होता है कि गाइडेंस जो है वो हमें प्रॉपर नहीं मिल पाता है। मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो एकलव्य को आप सभी जानते होंगे, और जो नहीं जानते वे जान जाएं कि एकलव्य एक मेंटोर को छुप छुप कर देखकर, आपको पता होना चाहिए कि एकलव्य किसी गुरु से शिक्षा नहीं लिया। उसी प्रकार से आपको भी, क्योंकि आप UPSC लेवल में हैं, UPSC का परीक्षा देने जा रहे हैं, आपको भी किसी मेंटोर की आवश्यकता सामने से नहीं है, पर हाँ, आपको उसको देखने से, उसको समझने से, उसके रास्तों पे चलने से आपको ज़रूर मदद मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, हाँ, पर आपको जानकारी ज़रूर मिलेगा। और इस UPSC जर्नी में आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है वो है गाइडेंस की। जो गाइडेंस आपको पैसे में मिलेगा वो आपको मुफ्त में मुहैया कराई जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप केवल गाइडेंस के थ्रू ही कर लेंगे।
इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत मतलब ये नहीं है कि आप 10 से 12 घंटे पढ़ें ना, इतना पढ़ने से आप मशीन बन जाएंगे। और अगर आप पढ़ेंगे भी तो कितना दिन पढ़ेंगे, 2 दिन, 4 दिन, इवन 10 दिन, इसके बाद तो आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इतना आपको नहीं पढ़ना। डेली 2 से 4 घंटे आप पढ़िए, 2 से 4 घंटे। 2 से 4 घंटे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आप 4 से 6 घंटा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल 2 साल सिलेबस को पढ़ चुके हैं तो आपके लिए 4 घंटा सफिशिएंट है, 2 से 4 घंटे। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये बहुत मैं सोच समझ के कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास पढ़ने को कुछ नया रहता नहीं है। नया सिर्फ करंट अफेयर्स आएगा। करंट अफेयर्स 2 से 4 घंटे। करंट अफेयर्स भी आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। जब भी आप करंट अफेयर को पढ़ने जाएंगे, किसी अच्छे मैगज़ीन को ले लीजिए, और नहीं तो फिर हम डेली इस पे चर्चा करेंगे। जब भी हम करंट अफेयर को पढ़ेंगे तो उस करंट अफेयर में आपका जो प्रीवियस बैक है, प्रीवियस बैक मतलब जो भी आपका सिलेबस है वो इंक्लूड रहता है। भले ही आपको 20% मिलेगा, 30% मिलेगा, बट हाँ, वो आपका मतलब आपको जो चाहिए कोर, जो लैंग्वेज या सॉरी जो कोर आपको चाहिए है ना, उससे आपको मिल जाएगा। इसका मतलब कि आप अगर फ्रेशर हैं तो आपको 4 से 5 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे भी पढ़ सकते हैं। लगातार कंटिन्यू पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, आप 2-2 घंटे का स्लॉट बना लें। 6 घंटे पर्याप्त है पढ़ने के लिए। आप शुरू के 2 घंटे माइंड फ्रेश रहता है, तो आप सबसे जो आपको कठिन लगता है, बीच में 2 घंटे इसमें आप मीडियम, और रात में 2 घंटे इजी वाले करें। और ये 2 घंटे के बाद हम ये 15-15 मिनट का स्लॉट बनाएंगे जिसमें हम रिवीजन सेशन रखेंगे। आपको 2 घंटे पढ़ना है, 15 मिनट रिवीजन करना है रात के टाइम में। मान लीजिए आपने यहाँ सबसे अच्छा टाइम में अगर कहूँ तो 8 बजे से 10 बजे तक होना चाहिए। आप 7 बजे तक उठ जाइए। 7 AM बहुत अच्छा टाइम है सोकर उठने का। और इसके बाद जो बीच का टाइम बचा, 8 से 10, 11 बजे आप नहा लीजिए, फ्रेश हो जाइए। अगर आप फ्रेश होना चाहते हैं तो 7 से 8 आपके लिए पर्याप्त है फ्रेश होने के लिए, ब्रश करने वगैरह के लिए। नाश्ता आप 11 बजे ही करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रेकफास्ट करके ही बैठें। आप 11 बजे बैठिए, नाश्ता कर लीजिए थोड़ा सा, जिसको ब्रंच बोल सकते हैं हम लोग। 11-12 बजे का जो टाइम है, उसके बाद आप 12 बजे से बैठिए, 12 पढ़िए, फिर उसके बाद 1 बजे पढ़िए। आप 2 बजे के लिए लंच में चले जाइए, 2 बजे आप खाना खा लीजिए। 2 से 3 आप कुछ मत करिए, 1 घंटा रेस्ट दीजिए अपने बॉडी को। मतलब आपको 4 बजे से पढ़ना है, तो 2 बजे आपको नहीं पढ़ना है, 11 बजे आपको नहीं पढ़ना है। पढ़ना कब कब है आपको? 8 से 10, 12 से 1, ठीक है, सॉरी 12 से 2 तक पढ़ना है ना, क्योंकि ये तो 1 ही घंटा होता। 12 से 2 मतलब आपका 2 घंटा हो जाएगा। अब 4 से आप 6 पढ़िए, 12, 2, 3 आप मत पढ़िए, है ना। तो आप 3 बजे से भी पढ़ सकते हैं वैसे, है ना। तो 3 बजे से आप पढ़िए, 3 से आप कितना पढ़िए, 5 बजे तक पढ़िए, या 6 बजे तक भी पढ़ सकते हैं। 3 से 4 और 4 से 5, आपकी मर्जी, है ना। इसमें आप 2 घंटा या 3 घंटा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना देर किसी चीज़ को झेल सकते हैं, ठीक है। आप 3 से 5 और 3 से 6 भी कर सकते हैं, सबके ऊपर अपना अपना डिपेंड रहता है। क्या इतना पढ़ाई ज़रूरी है? हाँ, इतना पढ़ाई तो मिनिमम आपको ज़रूरी है जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। रही बात सीसेट की, सीसेट जो है वो आप बचे हुए प्रीलिम्स के 2 महीने 3 महीने पहले भी चालू करेंगे, और हर साल का क्वेश्चन पेपर आप 5 साल के क्वेश्चन पेपर को देखें। भले पैटर्न बदल रहा है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं। पेपर में अगर मैं बात करूँ तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है
जो आप सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू या रोज़ पढ़ के आप कर लेंगे, क्योंकि वहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीसेट में वो कैट वाले बच्चों से नहीं सॉल्व हो रहा है, आईआईटीएन से नहीं सॉल्व हो रहा है, जो इवन 12 से 15 साल मैथ्स लेके पढ़ रहे हैं उनसे सॉल्व नहीं हो रहा है, एमएससी करने वाले बच्चों से सॉल्व नहीं हो रहा है एट द पॉइंट, है ना, एट द सिचुएशन जो भी आप रहेंगे। तो आपका क्या रहेगा, अगर मैं इसको कहूँ तो आपके पास मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस हैं और जो मिसलीनियस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, है ना, उन सभी क्वेश्चंस को आप एक वेटेज दें। मैथ्स के क्वेश्चन तो आपसे ज़्यादातर अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं या 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 2-3 ही ऐसे रहते हैं जो करने लायक रहेंगे, उस टाइम ईजीली हो जाएगा। रीजनिंग में आपको 4 से 5 सवाल ऐसे मिल जाएंगे जो ईजी होएगा। कॉम्प्रिहेंशन के लगातार कुछ सालों से 25 से 27 के बीच में ये बना हुआ है, तो अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा अच्छा है, जो कि अच्छा करना पड़ेगा, आपको मजबूरी है, तो आप मान के चलिए 24 या 22 मान के चलिए, तो 22 + 2 26 और इसमें से अगर 4 या 5 कर लेते हैं तो आप 31 क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा आपको लग सकता है कि 31, हाँ ये 31 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप सही कर सकते हैं। अगर हम बात करें 31 में भी, अगर आप 31 क्वेश्चन में 2 अगर रॉन्ग भी कर जाते हैं या 3 रॉन्ग कर लेते हैं तो आपका जो स्कोर रहेगा वो, तो ऐसे तो आप 3 का चांस नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप 3 चांस लेंगे तो आप सीधे सीधे माइनस में चले जाएंगे। 1 या 2 ले सकते हैं आप चांस, है ना। तो ये 2.5 के मार्क्स से आपका जो भी है वो आपका बन जाएगा, आ जाएगा आपका। अब बात करते हैं प्रीलिम्स। तो देखिए, सब बोलते हैं कि सिलेबस होना ज़रूरी है, ठीक है, सिलेबस देख लेते हैं सिलेबस क्या है। क्या लगता है आपको सिलेबस, क्या सिर्फ सिलेबस के थ्रू आप ये एग्ज़ाम निकाल देंगे? नहीं, यूपीएससी में बहुत एक खूंखार कोट है, दे आस्क एवरीथिंग अंडर द सन। इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा कि आप कभी आप बता ही नहीं सकते, मतलब हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। अब अगर मैं कहूँ कि हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो ऐसा तो नहीं है कि आप आज लेके बैठेंगे सब चीज़ पढ़ने लगेंगे। फिर भी आप एक बार, क्योंकि भाई अगर हम इसके सिलेबस की बात ना करें तो हमें सीरियस कैंडिडेट नहीं समझा जाता है, तो ठीक है हम सिलेबस की भी बात कर लेते हैं कि प्रीलिम्स के सिलेबस में या प्रारंभिक पेपर 1 में क्या पूछा जाता है। कुछ भी डिफाइंड नहीं है सही से, बस लिख दिया गया है लाइन से। आप देख लीजिए क्या है ना, जीएस का जो पेपर है, पेपर 1, इसका जो ये प्रीलिम्स के लिए है ना, ये प्रीलिम्स के लिए है। और इसमें जो आपसे पूछा जाएगा, अगर हम टॉपिक वाइज बात करें तो पहला आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक, समसामयिक भी बोलते हैं इसको, सम बोल सकते हैं, समसामयिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर्स, सीधी सी बात करें। दूसरा अगर हम बात करें तो भारत का इतिहास, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब देखिए ये जो है भारत का इतिहास, तो ये इतिहास आप कहाँ तक पढ़ेंगे इसका कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है, बट फिर भी एक डिफाइन है कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन, अब कुछ के सालों में अगर देखें तो एंशिएंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, आर्ट एंड कल्चर वाले फॉर्म से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस बार भी आया था, इस बार क्वेश्चन पूछ लिया था संगीत, है ना, जयपुर घराने से शायद कुछ ऐसा क्वेश्चन था।
अगर देखा जाए तो। तीसरा अगर बात करें तो ये भारत एवं विश्व का भूगोल पूछता है। देखिए, विश्व का भूगोल तो ज़्यादा आज तक क्वेश्चन आया नहीं है, बट हाँ जो करंट अफेयर्स में रहते हैं जैसे लैंड लॉक कंट्रीज़, तो वो ज़्यादा पूछ लेता है कभी कभी। तो ये चीज़ों को आपको बस विश्व के भूगोल में देखना है। और ज़्यादातर मतलब इसके अंदर भूगोल की बात करें तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मिनरल्स वगैरह या प्रोडक्शन से लेकर क्वेश्चन आपसे पूछ लें। तो भारत एवं विश्व का प्रकृति, तो देश विदेश की नदियां याद नहीं करना है। इसके लिए आप ये पता चला आप लेके निकल पड़े कि अमेरिका में क्या नदी है और यूरोप में कौन सी नदी है, कौन सा झरना है, नहीं, वो सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप भारत पे फोकस रहिए। भारत की जो नदियां हैं वो भी दक्षिण भारत की नदियां, ये ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछता है क्योंकि ये कई तरह के बेसिन बनाते हैं और ज़्यादातर उधर से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। दक्षिण भारत की नदियाँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर हम इस तरह जाएँ उत्तर भारत में तो गंगा है और गंगा की जो भी सहायक नदियाँ हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आर्थिक भूगोल, ये जो आर्थिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल में जैसे कि आप इसमें प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ों को ले सकते हैं और कहाँ क्या चीज़ का नई चीज़ मिली है या डिस्कवरी हुई है। जैसे कि लिथियम है ना, लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं, अगर ये इंटरनेशनल लेवल पे भी आ रहा है तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर आर्थिक भूगोल भारत का भी इम्पॉर्टेंट है और अन्य देशों के भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें जो विश्व का प्रकृति है, इसमें प्राकृतिक है जो भी, इसमें आपको नदियों के मामले में अगर बात करूँ तो भारत का इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा। बाहरी हैं कभी कभी आते हैं, एक आध दो क्वेश्चन आता है, उसके लिए आप पूरा विश्व का प्रकृति पढ़ने बैठेंगे तो आप सही नहीं करेंगे, आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देंगे और उतना आपको आउटपुट मिलेगा नहीं, इनपुट आपका समय ज़्यादा जाएगा। चौथी अगर बात करें तो भारतीय राजतंत्र की बात करता है। भारतीय राज्यतंत्र और पंचायती राज। पंचायती राज में जो प्रीलिम से क्वेश्चन आता है जनरली, ये जो इसका पंचायत की जो गठन कब हुआ और ये इससे रिलेटेड रहता है, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन रहता नहीं है पंचायती राज से। तो भारतीय जो राज्यतंत्र है, पंचायती राज हो गया, और शासन, भारतीय राजतंत्र और शासन भी इसमें आप एक जोड़ लीजिए, और शासन, फिर संविधान जो कि हम भूल नहीं सकते हैं। संविधान में बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि उद्देशिका से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, अभी तो पिछले कुछ सालों से नहीं आ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन इससे बना है। उद्देशिका एक बार पढ़ ही लें, ज़्यादा लेंदी नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। राजनीतिक प्रणाली कैसी है हमारी, इसको देखना पड़ेगा। लोक नीति, लोगों के लिए क्या क्या नीतियां बनाई जा रही है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है लोक नीति। तो ये करंट का क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये करंट का बनता है लोक नीति, और इवन संविधान तो है ही इम्पॉर्टेंट। और लोक नीति में फिर अधिकार संबंधी कुछ मुद्दे हैं। तो मोटा मोटी अगर मैं बोलूँ तो इसमें आपको जो पढ़ना है कि भारतीय राजतंत्र, शासन, लोक नीति और संविधान। संविधान में भी आपको मूल अधिकार पढ़ने हैं और मूल अधिकार के साथ साथ कैसे ये गठन हो रहा है, संसद का गठन, और मूल कर्तव्य से कभी कभार क्वेश्चन आते हैं, बट हाँ मूल कर्तव्य आप याद रखें।
और नागरिकता से क्वेश्चन बहुत ही कम आ रहा है, मतलब ना के बराबर है। फिर भी अगर एक नज़र देखना चाहें तो देख सकते हैं नागरिकता के मामले में। लेकिन हाँ, मूल अधिकार टॉपिक ठीक है। और राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP, है ना, DPSP या राज्य के नीति निदेशक तत्व बोलते हैं इसको। अगर हम पांचवी बात करें, पांचवा इम्पॉर्टेंट टॉपिक या सिलेबस का जो टॉपिक है वह है आर्थिक और सामाजिक विकास। आर्थिक और सामाजिक विकास, इवन फिर से आर्थिक आ रहा है। आर्थिक में आपको करंट के जितने भी सरकार के द्वारा जो स्कीम्स लाए जा रहे हैं इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, वो चीज़ें आपको पढ़नी है, जिसमें सतत विकास, गरीबी एक टॉपिक है, कैसे भारत में गरीबी बढ़ रही है या गरीबी को कम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट, उनका समावेशन कैसे किया जा रहा है। इवन जनसंख्या भी इम्पॉर्टेंट है, जनसांख्यिकी भी इम्पॉर्टेंट है, जनसंख्या का सामाजिक क्षेत्र, कई बार सामाजिक क्षेत्र भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। समाज के लिए क्या क्या किए गए पहल भी बोल सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र में आप इसमें जोड़ सकते हैं। ये पहल। अगर हम बात करें छठवीं, तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी आ जाता है, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी। इसमें जैव विविधता, जैव विविधता और जलवायु, जलवायु परिवर्तन जिसको बोलते हैं, जलवायु परिवर्तन आप बोल सकते हैं। तो इसमें आपको कोई ऐसा नहीं है कि मास्टरी करना है सब में, जैव विविधता और जलवायु, बस एक मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए। और सातवां बोल देता है सामान्य विज्ञान, जो कि आप ये कभी आप सोच ही नहीं सकते कि सामान्य विज्ञान कैसा है। कभी ये बोला जाता है कि 10वीं के क्लास के NCERT के नोट्स पढ़ लीजिए, साइंस 9th-10th के, तो पर्याप्त रहेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि खाली यहाँ से साइंस टेक में कई बार तो ऐसे भी हैं खतरनाक क्वेश्चंस हैं, तो कहीं ना कहीं साइंस टेक भी एक क्वेश्चन है, इसमें भी आप बोल सकते हैं इसको। करंट अफेयर्स से जितने भी, तो करंट अफेयर्स रख लेते हैं, जिसमें आपको साइंस टेक्स और जो भी है जितने भी हैं वो पढ़ने रहते हैं। देखिए CSET का जो है वो किसी और दिन चर्चा करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो CSET जो है, CSET का सही तैयारी अगर मैं कहूँ तो आप परेशान मत होइए, साल भर टाइम मत खपाइए। अगर आपको कुछ करना ही है तो कॉम्प्रिहेंशन करिए। क्यों कॉम्प्रिहेंशन कह रहा हूँ करने के लिए कि कॉम्प्रिहेंशन आप अगर करते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन करते करते आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। डेली अगर आप 2 कॉम्प्रिहेंशन भी करते हैं तो अगर आपके पास तैयारी के 200 दिन भी बचे हैं तो आपके पास 400 कॉम्प्रिहेंशन हो चुका रहेगा। और 400 कॉम्प्रिहेंशन करने का मोटा मोटी मतलब ये हुआ कि आप उससे डील कर पाएंगे। आप परीक्षा में जो 25 से 27 जो कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं उसको समझने के कैपेबल हो जाएंगे, उसका आंसर देने में कैपेबल हो जाएंगे, और आप कहीं ना कहीं 22 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। सही 25 से 27 में 22 एवरेज मान के चलते हैं कि आप 22 सही कर लेंगे। और रही बात मैथ्स और रीजनिंग का, तो मैथ्स और रीजनिंग आप कितना भी पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, आप सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे। मैं ऐसा बहुत ही सोच समझ कर बोल रहा हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग में टाइम वेस्ट करें। क्यों? क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग आप कर तो लीजिए, कितनों पढ़ लीजिए,
लेकिन जो इजी वाले क्वेश्चन है वही आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। आप कितनों भी आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन लगा लीजिए, आप कितनों भी कुछ भी वर्क एंड टाइम के कर लीजिए क्वेश्चन, या नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चन कुछ इजी वाले रहते हैं वो बन जाएंगे। बट नंबर सिस्टम में भी जो हाँ आपको सारे एग्जांपल्स सॉल्व कर करके देखना पड़ेगा, आपको हर एक के लिए एक पैटर्न बनाना पड़ेगा, केस बनाना पड़ेगा। अगर आप 2-3 केस बनाने बैठे तो आपका 4-5 क्वेश्चन तो आराम से छूटने वाला है। मतलब आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, वो चाहता है कि आप इन सभी चीज़ों में फंस कर अपना टाइम वेस्ट करें। तो मेरी सलाह तो यही है कि आप सीसेट में मैथ्स और रीजनिंग के चक्कर में ना पढ़ें। अभी से अगर आपको पढ़ना है तो कॉम्प्रिहेंशन करें, और मैथ्स और रीजनिंग के लास्ट के टाइम में अगर आपको कुछ पढ़ना है तो सिर्फ इजी क्वेश्चन, जो मैथ्स में 4 से 5 क्वेश्चन आपको इजी मिलेगा और रीजनिंग में भी आपको 4-5 क्वेश्चन इजी मिल जाएगा। हाँ, मैं बोला था 2-3 क्वेश्चन मैथ्स में इजी, लेकिन हाँ 4-5 आप निकाल सकते हैं खोज कर, थोड़ा सा मैथ्स के आप बंदे हैं तो मोटा मोटी 10 क्वेश्चन इधर से मिल जाएगा, और यहाँ से आप करेंगे तो 31 से 32 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। सीसेट में इतना ही चाहिए आपको, सच बता रहा हूँ, है ना। इससे ज़्यादा आप कोशिश ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि आपका समय जाएगा। और ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि आप 100% कह सकें कि मैं जो करके आया हूँ वो आप सही है एकदम। सभी को पता है ये एग्ज़ाम 50-50 का है। अगर आपके तुक्का सही बैठ गया तो आप सेलेक्ट हैं, तुक्का गलत बैठ गया आप सेलेक्ट नहीं हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए मैं जो भी आपको रिव्यू दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं इसमें मेरा भी योगदान है। इस जर्नी में मैंने भी समय दिया है। वो अलग बात है कि इसमें मैं सफलता हासिल नहीं किया हूँ, बट हाँ, केवल सफलता ही कुछ नहीं होता है, और सफल होने वाला केवल एक बार उसको समझ में आता है कि सफल कैसे होते हैं। असफल व्यक्ति आपको ये बताएगा कि क्या क्या नहीं करना है। तो मैं जो किया और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों का प्यार मिलता है इस वीडियो में तो मैं नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लेके आऊँगा आपके सामने, और हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। वैसे तो मैं ये निश्चय कर ही लिया हूँ कि मुझे यहाँ नेक्स्ट पार्ट लेके आना ही है, बट फिर भी आप लोग प्यार करें, सपोर्ट करें, और मैं यहाँ पर जो भी रहेगा एकदम सिंपल और सरल वे में बात करूँगा, एकदम घुमा फिरा के कोई बात नहीं चलेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।